नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंदर हमारा चल रहा था आदिकाल। आदिकाल के अंदर हम 4 भाग पढ़ चुके थे। उनके बाद हम स्वतंत्रकालीन जो रचनाएं थी वो पढ़ रहे थे। उसमें हम आज पढ़ेंगे जो आदिकालीन गद्य साहित्य है वो पढ़ेंगे। ठीक है। और गद्य साहित्य को हम इसी एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं, गद्य साहित्य से संबंधित जो भी रचनाएं हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के अंदर आदिकालीन गद्य साहित्य। लौकिक गद्य साहित्य हम पढ़ रहे हैं। लौकिक गद्य साहित्य, लौकिक गद्य साहित्य के अंदर हम पढ़ते हैं सर्वप्रथम जो रचना मिलती है हमें वो मिलती है राउलवेल। राउलवेल रचना, राउलवेल रचना जो है वो 10वीं शताब्दी की है। समय देखें तो 10वीं शताब्दी की है। और ये जो है इनके रचनाकार वो रोड़ा कवि हैं। ये रचना किनकी है? तो रोड़ा कवि की है। रोड़ा कवि। ठीक है। राहुल बेल रचना के बारे में आप याद रखना कि ये 10वीं शताब्दी की है और इनके जो लेखक हैं वो रोड़ा कवि हैं। रोड़ा कवि कौन है? इनके लेखक हैं। ठीक है। आगे इनके बारे में देखते हैं तो इनके बारे में हमें मिलता है देखने को कि सर्वप्रथम ये शिलाओं पर रची गई थी। यानी सर्वप्रथम सर्वप्रथम शिलाओं पर शिलाओं पर रची गई थी। तो ये प्रश्न आ भी चुका है कि जो ये आते हैं ना सत्य है सत्य वाले, उसमें ये पंक्ति आ चुकी है कि शिलाओं पर रचित सर्वप्रथम रचना। तो ये राहुल बेल रचना है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इनके साथ साथ ये भी याद रखना कि ये एक चंपू काव्य है। ये कैसा काव्य है? तो ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य, चंपू काव्य कैसा होता है? जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित हो। गद्य पद्य मिश्रित रचना। ठीक है, मिश्रित रचना, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। फिर इनके बाद देखें तो इसमें ये किया याद रखना कि इनका जो प्रकाशन है, प्रकाशन किसने करवाया? प्रकाशन, प्रकाशन में याद रखेंगे इसका प्रकाशन जो है वो बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध करवा कर प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है, कहाँ से? बम्बई, बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से, संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध करवा कर प्रकाशित करवाया था। और सबसे पहले जो है भारतीय विद्या में प्रकाशन इसका करवाया था। किसने? डॉक्टर भयाणी ने। ये भी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो कि सबसे पहले भयाणी ने भारतीय विद्या में प्रकाशित करवाया। सबसे पहले भयाणी ने भारतीय विद्या, भारतीय विद्या में प्रकाशन करवाया। भारतीय विद्या में प्रकाशित करवाया। इसके बाद में माता प्रसाद गुप्त ने भी इनका एक संस्करण निकाला। बाद में माता प्रसाद गुप्त ने इसका एक संस्करण
निकाला। ठीक है, किसका? राउल बेल का। ठीक है, राउल बेल का संस्करण निकाला, ये प्रकाशन था। और इसके बाद हम बात करते हैं इनकी भाषा की। राउल बेल की भाषा कैसी है? तो भाषा की बात करें तो ये है एक, इसमें जो अलग अलग विद्वान है वो अलग अलग मानते हैं। जैसे अपभ्रंश मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अपभ्रंश, अपभ्रंश किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनके अलावा देखें तो दक्षिण कोसली, दक्षिण कोशिली, दक्षिण कोसली किसने माना है? तो दक्षिण कोसली मानने वाले में है माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त, इन्होंने जो है राउलबेल की जो भाषा है वो दक्षिण कोसली माना है, और अपभ्रंश माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, फिर एक देखना कि राउलबेल का अर्थ क्या होता है। राउलबेली का अर्थ क्या है? तो इनका अर्थ है राजविलास, राजविलास। और ये अर्थ माना किसने है? तो ये अर्थ माना है बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह के अनुसार है ये, बच्चन सिंह के अनुसार। ठीक है, राउलबेल का अर्थ माना है राजविलास बच्चन सिंह के अनुसार, ये आप याद रखेंगे। बच्चन सिंह ने इनका अर्थ माना है राजविलास। ठीक है, आगे इसमें हम देखते हैं कि इसका नायक कौन था। राउलबेल के अंदर जो है वो नायक कौन है? तो नायक जो है वो बेल नामक, बेल नाम से है ये नायक है। नायक का नाम क्या है? बेल। ठीक है, इनके बाद में देखें कि ये कहाँ है वर्तमान में, कहाँ सुरक्षित है। तो ये मुंबई में है, जो हमने पहले देखा था ना प्रकाशन के अंदर। तो चलो ये भी लिख लो आप कि ये शिलांकित जो रूप था, यानी शिलाओं पर लिखित जो था ना, शिलांकित रूप, शिलांकित रूप, तो वो मुंबई के अंदर है, मुंबई म्यूजियम में, मुंबई के म्यूजियम, म्यूजियम में सुरक्षित है, मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। ठीक है, एक इस रचना में ये भी याद रखना कि इस रचना के अंदर हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं। इसमें क्या मिलता है हमें? हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं। हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इनमें से प्रधानता किसकी है 7 बोलियों में? तो इनमें प्रधानता जो है ना वो राजस्थानी की है, प्रधानता राजस्थानी की। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। एक इसमें आगे याद रखना कि इस रचना के अंदर जो है वो नायिका के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन मिलता है। इस रचना में, इसमें नायिका, और नायिका कौन है? नायिका राउल। ये याद रखना, हमने नायक का देखा था ना, नायक बेल है, और नायिका कौन है? तो नायिका इसमें हो जाएगी राहुल। ठीक है, नायिका नायक लिख दिया क्या इसमें? ये हो जाएगी नायिका, नायिका राहुल। ठीक है, तो इसमें नायिका यानी राहुल,
इंद्रिय का नक्शिक वर्णन है, नक्शिक वर्णन। और ये जो नक्शिक वर्णन है ना, ये नक्शिक वर्णन, ये भी आप याद रखना कि पहले तो पद्य में किया गया है ये वर्णन, पहले पद्य में और उसके बाद गद्य में, बाद में गद्य में किया गया है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और एक ये भी याद रखना, अब नक्शिक की बात आई है तो नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ जो है वो इसी रचना से हुआ है। ठीक है, तो इसमें नोट लगा कर लिखो कि हिंदी के अंदर, हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल रचना से ही माना जाता है। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। इनके बाद में देखें इसके अंदर तो और तो इम्पोर्टेंट में नहीं है, इतना ही है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ये जरूर याद रखना कि ये शिलाओं पर, सर्वप्रथम शिलाओं पर रचित है और प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना यानी चंपू काव्य है। ठीक है, इनके बाद जो अगली रचनाएं हमें देखने को मिलती है गद्य के अंदर, वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी रचना है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना। ठीक है, इनके जो लेखक हैं वो लेखक हैं पंडित दामोदर शर्मा, पंडित दामोदर शर्मा। ठीक है, और ये रचना का जो समय है वो समय माना गया है 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी रचना का समय माना जाता है। ठीक है, और एक इसमें और याद रखना कि इसके अंदर 5 प्रकरण दिए गए हैं। कितने प्रकरण दिए गए हैं? तो ये रचना जो है वो 5 प्रकरण में है। और ये रचना एक क्या है? व्याकरण रचना है, व्याकरण रचना है। और इसकी जो भाषा मानी है प्राचीन कोसली, वो चटर्जी ने मानी है, सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो ये भी आप याद रखेंगे, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा कैसी है? तो भाषा जो है वो प्राचीन कोसली है, कोसली माना है, प्राचीन कोसलियन अवधि माना है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। इनके बारे में और देखें तो आप ये याद रखना कि जो पंडित दामोदर शर्मा है, ये जो है महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। यानी दामोदर शर्मा, पंडित दामोदर शर्मा जो है वो महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित, ये यूं कहें कि इनके आश्रय में रहे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, आश्रय, आश्रय दाता वाले, और ये प्रश्न पीछे बने भी हैं पुराने एग्जाम के अंदर, देखेंगे आप तो
ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा इसमें देखें तो इसके अंदर जो है वो संस्कृति और जो ये है ना अपने बनारस के आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। इस रचना के अंदर बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति के साथ साथ वहाँ की भाषा पर भी प्रकाश डाला गया है। और इस रचना में युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी भी हमें मिलती है देखने को। और इस रचना का उद्देश्य कैसा था ये भी आप लिखो, उद्देश्य किस उद्देश्य से ये रचना लिखी गई ये भी देखते हैं। उद्देश्य क्या था, लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से लिखी गई थी। उद्देश्य कैसा था, लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से रचना की गई थी इस ग्रंथ की। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इनके अलावा एक ये देख लो कि इस रचना में है क्या, तो इस रचना में बनारस और उसके आसपास, बनारस और उसके आसपास के जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला है। भाषा पर प्रकाश डाला गया, इस रचना में प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इस रचना के अंदर क्या है, तो ये सब इस रचना के अंदर है। और एक इसमें ये भी याद रखना है कि इसमें जो गद्य पद्य है दोनों में तत्सम पदावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कैसी शब्दावली है, तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, बढ़ने लगा। ये भी आप चीज नोट कर दो। इसमें लिखो कि जो उस समय है, उस समय की बात बताती है ये रचना की उस समय जब हम रचना पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उस समय गद्य पद्य रचना में उस समय गद्य पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग वो बढ़ने लगा था। ठीक है, प्रयोग बढ़ने लगा था और व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था, क्योंकि ये भी एक व्याकरण रचना है ना, इसमें व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। इतना हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक रचना और, जो नेक्स्ट रचना है वो है वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना है, वर्ण रत्नाकर। वर्ण कब पढ़े जाते हैं भाई, वर्ण ज्योति में ही पढ़े जाते हैं। तो इनके जो लेखक हैं वो है ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इनका जो समय है वो समय माना गया है 14वीं शताब्दी। और ये किन के अनुसार है, तो ये आचार्य द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। ठीक है, हजारी प्रसाद है द्विवेदी के अनुसार इनका जो समय माना गया है वो है 14वीं शताब्दी। इस रचना के अंदर देखें तो इस रचना के अंदर जो है वो 8 कलोल हैं। 8 कलोल में ये रचना है। और जो 8वां कलोल है
वो अधूरा माना जाता है। अभी 8वां कलोल अधूरा अधूरा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इनके बाद में देखें इस रचना के अंदर, तो इसमें हमें और देखने को क्या मिलता है। इसमें देखें तो मैथिली का विश्वकोश इस रचना को कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। इस रचना को मैथिली का विश्वकोश, मैथिली का विश्वकोश, मैथिली का विश्वकोश है भी कहा जाता है। किस रचना को कहा जाता है, तो ये आप याद रखना कि विश्व का मैथिली का विश्वकोश जो है वो वर्ण रत्नाकर को कहा जाता है। ठीक है, और यह एक शब्दकोश सा ही प्रतीत होता है। जब हम इस रचना को पढ़ते हैं, इस रचना की शैली को देखते हैं, तो यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए तो कहा जाता है इनको, यह शब्दकोश सा प्रतीत होता है। ठीक है, और इसकी भाषा है मैथिली, हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है ये। मैथिली में रचित गद्य पुस्तक है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, पुस्तक लिखने के पीछे उद्देश्य क्या चल रहा था, तो उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य के अंदर आ जाएगा, इसमें लिखो कि उस समय जो थे राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान करवाने के लिए, उस समय के जो राजकुमार थे ना, उन राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान करवाने के लिए इस रचना को लिखा गया था। ठीक है, और अब देखते हैं इसका प्रकाशन। प्रकाशन देखें तो प्रकाशन के अंदर जो है वो, इसका प्रकाशन जो है वो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया। प्रकाशन बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से, और करवाया किसने वो भी देखें तो इसमें नाम आते हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, और एक नाम आता है पंडित बबुआ मिश्र। ये नाम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ज्योतिषवर ठाकुर जो थे वो मैथिल भाषा के कवि थे, ये भी याद रख लेना। इसमें लिखो ज्योतिषवर ठाकुर मैथिल भाषा के कवि थे। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना। इनके बाद में देखें तो गद्य साहित्य के अंदर एक रचना हमें और देखने को मिलती है, कुबल्यमाला। कौन सी रचना है, कुबल्यमाला। कुबल्यमाला, और कुबल्यमाला रचना किन की है, तो ये है उद्योतन सूरी की। ये रचना वैसे देखें तो लौकिक गद्य साहित्य के अंदर आती है, और इसकी जो
इसमें जो है वो राजस्थानी को क्या कहा गया है, मरु भाषा कहा गया है। इसके अंदर कुबल्य माला के अंदर है ना भाषाओं का जिक्र मिलता है हमें, जिसमें से राजस्थानी भाषा को इन्होंने क्या कहा, इसमें राजस्थानी भाषा को कहा है मरु भाषा। राजस्थानी को मरु भाषा कहा है, मरु भाषा, मरु भाषा कहा। जब हम राजस्थानी जो पढ़ते हैं ना टॉपिक राजस्थानी कल्चर इन, उसके अंदर साहित्य वाला पोर्शन लगता है ना, उसके अंदर ये आता है कि मरु भाषा का प्रयोग है या शब्द जो है वो कौन सी रचना में यार प्रयुक्त हुआ राजस्थानी के लिए, तो वो कुबल्य माला के अंदर हुआ है। तो ये जीके के तरीके से भी देखें तो भी ये महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है इसको जो है हिंदी साहित्य में, आदिकालीन हिंदी साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, इस रचना को माना जाता है। ये भी आप नोट कर लेना। आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंदर ये गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा? कुबल्यमाला, जो कि उद्योतन सूरी द्वारा लिखित है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ये हमारा गद्य साहित्य है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हमने गद्य साहित्य के बारे में पढ़ा, जो कि आदिकालीन गद्य साहित्य था। ये हमारी प्रमुख रचनाएं थी जिनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसको हम यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य। ठीक है साथियों, तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।